हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग का क्या सिस्टम होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। अगर हम रिवाइज करें और रिकॉल करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। अभी तक हमने ओवर द काउंटर ट्रेडिंग का एक सिस्टम देखा है। हमने ओवर द काउंटर स्पॉट और कैश मार्केट देखा कि किस तरह से पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट करती हैं, ट्रेड करती हैं और पेमेंट करने के बाद एक डिलीवरी का सिस्टम रहता है स्पॉट और कैश मार्केट के अंदर। वो भी OTC है, क्योंकि जहां पर भी पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही हैं, निगोशिएट कर रही हैं, वो OTC सिस्टम है। तो वो OTC स्पॉट था, OTC कैश था। फिर उसके बाद हमने OTC डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखे, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने डिस्कस किया, जहां पर पार्टीज अगेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही हैं, डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं। इस वजह से ये एक OTC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उनके अंदर जो प्राइस एग्रीड हो रहा है वो स्पॉट मार्केट से डिराइव हो रहा है, इस वजह से वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे। और फिर हमने उसके अंदर देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है, आगे फ्यूचर में किसी डेट के ऊपर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल किया जाना होता है और किस तरह से उसमें डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट भी हो सकता है और कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। मैं चीज़ों को बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ और रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ फ़र्क को। तो अभी तक हमने जो एक सिस्टम देखा वो हमने OTC सिस्टम देखा, OTC मैकेनिज्म देखा। भले स्पॉट या कैश मार्केट की बात करें या डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सब कुछ OTC था, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड्स हो रहे थे वो उसमें पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही थी, निगोशिएट कर रही थी। ठीक है ना। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी में, इन सारे वर्ड्स में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। OTC मतलब जहां पर पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही हैं, डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं। स्पॉट मार्केट जहां पर पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं, पैसा दिया तुरंत माल मिल गया। कैश मार्केट क्या हुआ, अभी भी OTC है, क्योंकि मार्केट में एक दूसरे के साथ जो पार्टीज हैं वो डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि माल की डिलीवरी में 1-2 दिन का क्या लग सकता है, समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन नेचर क्या है, वहां पर OTC है, क्योंकि पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं। एक बात मैंने आपको और बताई, क्योंकि हमेशा डिलीवरी के अंदर 1-2 दिन या 3 दिन या 5 दिन या कुछ और समय लग सकता है, तो स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट को रिलेटिवली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। इन वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इतनी सारी बातों को बार बार करने का मतलब ये जो है वो सिर्फ एक ही है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको OTC मैकेनिज्म आपको समझ में आए और ये जो सारे टर्मिनोलॉजी अभी हमने आपको एक्सप्लेन करी है बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। अब हम एक स्टेप आगे ले रहे हैं। अभी तक हमने एक OTC मैकेनिज्म, एक OTC सिस्टम को हमने समझा और उसके अंदर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने देखा और समझा। अब हम मूव कर रहे हैं एक एक्सचेंज इन्वायरमेंट में, जहां पर एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। तो एक्सचेंजेस के ऊपर कैश मार्केट भी होता है और एक्सचेंजेस पर डेरिवेटिव्स मार्केट भी होते हैं। तो हम दोनों ही तरह के मार्केट्स के अंदर ट्रेड्स किस तरह से होते हैं, उसके मैकेनिज्म और उसके सिस्टम को समझेंगे। लेकिन जो एक्सचेंज, जो ये वर्ड है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपके स्क्रीन के सामने इसको डिफाइन करने की मैंने कोशिश करी है। एक्सचेंज जो है वो अपने आप में एक रेगुलेटेड बॉडी होती है। ध्यान से सुनिएगा आप, एक्सचेंज अपने आप में एक रेगुलेटेड बॉडी होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है और रेगुलेट करती है उस सारी ट्रेडिंग को जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर होती है। और जो भी ट्रेडिंग होती है एक्सचेंजेस पर या एक्सचेंजेस के थ्रू, वो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होती है। ठीक है ना। यानी कि पहले जैसे कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है ना, कोई न्यायालय है, उसमें जो जज काम करता है, तो जज जो है वो पहले से जो रूल्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, उनके जो सेक्शंस हैं, उनके बेसिस के ऊपर ही वो काम करता है। ठीक है ना। इसी तरह से कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट होता है, वो किस तरह से काम करता है, पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से लेड आउट हैं, पहले से बता दिए गए हैं और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर क्या करना है, उसको काम करना है। इसी तरह से एक्सचेंज अपने आप में एक ऐसी बॉडी है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करती है, बायर्स और सेलर के बीच में जो ट्रेडिंग है उसको मैनेज करती है और उसका जो मैकेनिज्म है एक्सचेंजेस के काम करने का, वो सिस्टम जो है वो पहले से क्या है, पहले से तय है, पहले से बता दिया गया है कि किस तरह से ट्रेडिंग होनी है। मेरी बात समझ लेना। जैसे अगर OTC सिस्टम में देखें तो वहां पर क्या होता है, पार्टीज एक दूसरे के साथ डील कर रही हैं, नेगोशिएट कर रही हैं, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि सेटलमेंट कब होना है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी चीजें जो हैं
वो खुद तय कर रही हैं, खुद डील कर रही हैं। लेकिन अगर हम OTC से अगर हम एक्सचेंज के एक इन्वायरमेंट के अंदर हम इंटर करें तो यहाँ पर हमें एक ट्रेडिंग का एक ऐसा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलता है, ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में हमें काम करना पड़ता है जहाँ पर सारी चीज़ें रूल्स स्पेसिफिक हैं, पहले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लेड आउट हैं। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्सचेंज में क्या है, ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर होती है। कुछ आपको समझ में आया होगा और कुछ अभी आगे जब हम प्रोसीड करेंगे और एक एक्सचेंज इन्वायरमेंट के अंदर हम देखेंगे कि कैश मार्केट किस तरह से काम करता है और डेरिवेटिव्स मार्केट किस तरह से काम करता है, तो हम और ज़्यादा अच्छी तरह से जो एक एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ थोड़े से और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं कि एक्सचेंज जो है वो स्पेसिफिक असेट्स में ट्रेड करता है या ट्रेडिंग को कोऑर्डिनेट करता है या ट्रेडिंग को मैनेज करता है। स्पेसिफिक असेट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई जब किन असेट्स में ट्रेडिंग होनी है, फॉर एग्जांपल शेयर्स में ट्रेडिंग होनी है या म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग होनी है या कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होनी है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया या कुछ और एग्रो कमोडिटीज़ हो गई या कुछ और दूसरी कमोडिटीज़ हो गई या करेंसीज़ में ट्रेड होना है, तो पहले से किन असेट्स में किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड होना है वो पहले से सेट है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से अगर हम पीछे अगर जाएं और देखें OTC में, तो यहाँ पे तो पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डील कर रही, नेगोशिएट कर रही हैं, तो ये किसी भी एसेट में, किसी भी आइटम में, किसी भी कमोडिटी में, किसी भी करेंसी में क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कोई रोकने थोड़े ना आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन जब हम एक्सचेंज इन्वायरमेंट में आते हैं तो वहां पर पहले से तय है कि भाई सिर्फ इन आइटम्स में या इन कमोडिटीज में या इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में ही ट्रेडिंग होनी है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट का सिस्टम है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वर्ड समझते हैं ना, स्टैंडर्ड वर्ड मतलब पहले से वो डिस्क्राइब्ड है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पार्टीज आपस में मिल करके निगोशिएट करेंगी, डील करेंगी और उस सेटलमेंट के सिस्टम में कि पेमेंट किस तरह से होना है या पे आउट किस तरह से होना है या डिलीवरी किस तरह से होनी है या डिलीवरी होनी है या नहीं होनी है। ठीक है ना, तो ये जो एक सेटलमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं ये किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी रेगुलेटेड एक्सचेंज के ऊपर क्या होते हैं, पूरी तरह से पहले से स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, पहले से डिस्क्राइब्ड होते हैं, पहले से तय होते हैं। लेकिन अगर उसको हम OTC से कंपेयर करें तो OTC में क्या होता है, भले वो स्पॉट या कैश मार्केट हो या डेरिवेटिव्स का एक सिस्टम हो, तो पार्टीज जो होती हैं वो बहुत चेंज करने की जो है वो कैपेसिटी रखती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से डायरेक्टली क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं। और उसके बाद एक एक्सचेंजेस का जो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर पहले से एक्सचेंज इस बात को मेक श्योर करता है कि अगर ट्रेडर्स के बीच में, पार्टीज के बीच में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो उसका सेटलमेंट जो हो वो कंफर्टेबली और पूरी तरह से हो। जैसे कि हमने OTC के अंदर हम डिसएडवांटेजेस देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर बायर या सेलर कोई डिफ़ॉल्ट कर दे। तो जब कोई एक्सचेंज एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है तो वो पूरी तरह से इस बात को मेक श्योर करता है कि किसी भी तरह का कोई रिस्क जो हो वो डिफ़ॉल्ट ना क्रिएट करे। और देखिए, रिस्क को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको इन प्लेस किया जा सकता है, जिसको सिस्टम के अंदर इनबिल्ट किया जा सकता है और इस बात को मेक श्योर किया जा सकता है कि रिस्क जो पूरी तरह से मैनेज्ड रहे। तो इस तरह से मैंने आपको एक एक्सचेंज किस तरह से काम करता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। आगे जैसे मैंने कहा कि अभी हम देखेंगे कि एक्सचेंजेस के ऊपर किस तरह से कैश मार्केट काम करता है और किस तरह से डेरिवेटिव्स मार्केट काम करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सचेंजेस का जो मैकेनिज्म है और सिस्टम है उसका हमें और अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। तो अभी भी हम बिल्कुल अपने टॉपिक से नहीं भटक रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस की सीरीज़ है वो है कि हम फ्यूचर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर्स एक्सचेंजेस पर कैसे ट्रेड होते हैं। तो इसलिए पहले हमने क्या किया, एक OTC सिस्टम में, एक OTC मैकेनिज्म में स्पॉट मार्केट कैसे काम करता है, कैश मार्केट कैसे काम करता है, OTC डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, OTC डेरिवेटिव्स के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, ये मैंने क्या किया, आपके लिए ग्राउंड जो है वो डेवलप करिए जिसके ऊपर अब आप फ्यूचर्स को आप समझ पाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारी क्लासेज हैं
जो हमारी सीरीज चल रही है वो फ्यूचर्स के लिए ही चल रही है, और अभी तक मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए वो मैं ग्राउंड बिल्डअप कर पाऊँ, जहाँ से आप फ्यूचर्स को ना सिर्फ समझ पाएँ बल्कि आप फ़र्क को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जैसे अभी हम OTC सिस्टम से एक एक्सचेंज इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, हम सीधे एक्सचेंज बेस्ड डेरिवेटिव्स पर नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे कि एक्सचेंजेस पर कैश मार्केट किस तरह से काम करता है। क्योंकि अभी हमने एक OTC सिस्टम में जो कैश मार्केट को काम करते देखा था, वहां पर क्या था कि बायर और सेलर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रहे हैं, बायर ने पेमेंट किया, सेलर ने उसे 1-2 दिन बाद क्या कर दिया, माल डिलीवर कर दिया, ऐसा हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर एक्सचेंजेस पर जब कैश मार्केट काम करता है, तो एक्सचेंजेस पर कैश मार्केट किस तरह से काम करता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे और देखेंगे कि एक्सचेंजेस पर डेरिवेटिव्स किस तरह से ट्रेड होते हैं, और डेरिवेटिव्स में जो 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उनको हम 1 by 1 हम समझेंगे। तो बी वेरी क्लियर कि वी आर नॉट टेकिंग अनदर डायरेक्शन, वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर्स के लिए ही इस क्लासेस की इस सीरीज को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि एक एक्सचेंज बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर कैश मार्केट किस तरह से काम करता है। ओके, ऑल राइट, तो स्टे विद मी इन द क्लास। और मैंने कैश मार्केट के लिए एक मोशन ग्राफिक्स की एक क्लिप भी तैयार करी है, वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करूँगा, और साइड बाई साइड में उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लिप को, जिसमें आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से एक एक्सचेंज के ऊपर कैश मार्केट काम करता है। मैं इस क्लिप को प्ले करूँगा और जहाँ पर जो रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन आपके पार्ट से डिज़ायरेबल ये है कि आप इसको खुद ऑब्जर्व करें और ख़ुद वेरियस पॉइंट्स को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और चीज़ों को समझने की भी कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस क्लिप को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने ये क्लिप आ रही है, आप इसे ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर एक स्टॉक एक्सचेंज को एक दिखाया गया है, और फिर आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर्स कनेक्टेड हैं और फिर ब्रोकर से फर्दर क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज का एक सिस्टम रहता है कि स्टॉक एक्सचेंज से पहले ब्रोकर्स कनेक्टेड होते हैं और फिर ब्रोकर से क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट्स की जो कनेक्टिविटी होती है स्टॉक एक्सचेंज से वो वाया ब्रोकर्स होती है। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप ऑब्जर्व करें और देखें। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं कि कैश मार्केट, ठीक है ना, और कैश मार्केट के नीचे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं ब्रैकेट से इनक्लोज कर रहा हूँ इसको, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में भी जो कैश मार्केट काम कर रहा है, तो वहाँ पर भी एक डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का सिस्टम है, यानी कि बायर जो है वो पेमेंट करेगा और सेलर को डिलीवरी करनी पड़ेगी। ठीक है, टेक्निकली स्टॉक एक्सचेंज के इस सेगमेंट को यानी कि कैश मार्केट सेगमेंट को हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है कैपिटल मार्केट सेगमेंट की, ठीक है ना, जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है ये इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, ETFs हो गए, लेकिन वो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी हम जिस तरह से आपको एक बेसिक ग्राउंड आपके लिए बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको जो एक बेसिक लेआउट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह से है कि स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि हमारे क्या इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उस पर अलग अलग सेगमेंट हैं। तो यहाँ पर हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट की, जिसको हम कैश मार्केट भी बुलाते हैं। और कैश मार्केट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट सेगमेंट में जो ट्रेडिंग होती है उसका जो एक मैकेनिज्म होता है वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सेटलमेंट का मैकेनिज्म होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर जो सेटलमेंट होता है वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का सेटलमेंट होता है। अगेन यहाँ पर डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का मतलब ये हुआ कि बायर डिलीवरी के अगेंस्ट पेमेंट करता है। और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड हो रहे हैं जिनका मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं इक्विटी शेयर्स का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो बात बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज है जिससे ब्रोकर्स कनेक्टेड हैं और फिर ब्रोकर से फर्दर क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। क्लाइंट को कोई भी ऑर्डर प्लेस करना होगा तो वो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर प्लेस नहीं कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी कनेक्टिविटी किसी क्लाइंट को मिलेगी वो वाया ब्रोकर्स मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे वो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। मैं फर्दर इसको आगे प्ले करता हूँ, आप इसको देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि एक क्लाइंट के टर्मिनल से और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में
ये जो एरो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है क्लाइंट और एक्सचेंज के बीच में वाया ब्रोकर्स, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कि मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में किस तरह के ऑर्डर्स चल रहे हैं, मार्केट में किस तरह की डेप्थ मौजूद है, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज से क्लाइंट के टर्मिनल पर आ रही है। और अगर क्लाइंट जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वजह कितने शेयर्स बाई करना चाहता है या यहाँ पर शेयर्स सेल करना चाहता है, तो वो अपने टर्मिनल से वाया ब्रोकर्स इन ऑर्डर्स को एक्सचेंजेस के ऊपर प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक क्लाइंट है जो कि किसी ब्रोकर के थ्रू वांट टू बाय शेयर्स को बाई करना चाहता है। दूसरी तरफ एक क्लाइंट है जो किसी और दूसरे ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रोकर्स के माध्यम से अलग अलग क्लाइंट्स जो हैं वो एक स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड होते हैं और वो अपने टर्मिनल के माध्यम से ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर एक और बात निकल करके आ रही है कि चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स को बाई करना चाहते हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में या आप शेयर्स को सेल करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको एडवांस मार्जिन आपको पे करना रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नीड टू पे एडवांस मार्जिन, बायर के एंड पर भी और सेलर के एंड पर भी ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है अगर आप कैश मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो मार्जिन के बारे में हमें बताया जा रहा है, ये वेर मार्जिन है जिसको वैल्यू एट रिस्क मार्जिन बोलते हैं और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है। ये जो दो मार्जिन हैं ये कैलकुलेट होते हैं जितनी ट्रेड वैल्यू आपकी निकल करके आ रही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के आप 100 शेयर्स बाई करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है ना, तो मार्केट प्राइस पर जो उन 100 शेयर्स की जो वैल्यू हो रही है, ठीक है ना, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज यानी कि जो ओवरऑल ट्रेड वैल्यू होगी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना, जितनी क्वांटिटी का, तो उस क्वांटिटी को जब आप प्राइस से, जो करंट प्राइस चल रहा होगा उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेड की वैल्यू निकल करके आएगी या ऑर्डर की वैल्यू निकल करके आएगी। उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको मार्जिन के तौर पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसका रीज़न भी आपको आगे बताया जा रहा है कि ये मार्जिन बायर और सेलर से इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं कि एक बार जब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो वहाँ से उसके बाद एक सेटलमेंट की जब समय आता है, जब सेटलमेंट की बारी आती है, तो उसके बीच में मार्केट की उठापटक की वजह से कोई बायर या कोई सेलर डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। जैसे कि हमने फॉरवर्ड के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे कि भाई जब सेटलमेंट का समय आया तो ऐसा हो सकता है कि बायर या सेलर क्या कर जाएं, डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो उस तरह के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर एक्सचेंज ने ये एक मैकेनिज़्म रखा है। जैसे कि हम एक्सचेंज की जब डेफिनेशन समझ रहे थे तो हमने ये देखा था कि एक्सचेंजेस जो हैं जब वो किसी ट्रेडिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं तो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो एक डिफ़ॉल्ट है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो उसी एक थॉट प्रोसेस के चलते, उसी एक ऑब्जेक्टिव के चलते यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो बायर और सेलर दोनों से ये जो मार्जिन है ये अप फ्रंट यानी कि एज एन एडवांस चार्ज करता है, ठीक है ना। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये वैल्यू एट रिस्क मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपने बता दिया कि ठीक है ये मार्जिन पे करने होंगे हमें और ये एज एन एडवांस हमें जमा करने होंगे, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है, देखिएगा आप इसको। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये अगेन दिखाया जा रहा है कि वाई पे मार्जिन, मार्जिन हम क्यों पे करें, कह रहे हैं बोथ बायर एंड सेलर नीड टू पे मार्जिन, दोनों ही को मार्जिन पे करने की ज़रूरत होती है। बाई चार्जिंग मार्जिन फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज इंश्योर्स दैट दे डू नॉट डिफॉल्ट लेटर, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये बात है जो निकल करके आ रही है कि हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आस्क योर ब्रोकर, आप जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ब्रोकर ही आपको इंटीमेट करेगा कि आप किस तरह से आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि फाइंड द मार्जिन कैलकुलेटर ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जिस स्टॉक एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में लोग ज़्यादातर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आजकल एक्सचेंजेस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मार्जिन कैलकुलेटर दिए हुए हैं। या आप जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, तो उन ब्रोकर्स की अगर आप वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ पर भी मार्जिन कैलकुलेटर की एक फंक्शनैलिटी जो है वो दी रहती है, जहाँ पर आप अपने ट्रेड की स्पेसिफिकेशंस डाल करके आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया
की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जो आपके सामने आ रही है। तो मैंने ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट ओपन कर ली है nseIndia.com। आप भी इसको ओपन करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो मेन्यू बार दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे लाइव मार्केट में आएंगे और लाइव मार्केट में आने के बाद आप फर्दर जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसमें देखेंगे लाइव वॉच है, ऑप्शन चेन है और लाइव एनालिसिस है और उसके पास में जो टूल्स है ये, ठीक है जी ना। तो टूल्स के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मार्जिन कैलकुलेटर नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने ये जब मार्जिन कैलकुलेटर को आपने क्लिक किया तो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर ये मार्जिन कैलकुलेटर निकल करके आ रहा है। ऑल राइट, देख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप अपने कैश मार्केट के अंदर जो आप ट्रेड लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो ऑर्डर लगाने जा रहे हैं चाहे बाई या सेल का, उसका यहाँ पर आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही मार्जिन, वेयर मार्जिन भी, वैल्यू एट रिस्क मार्जिन भी और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी। जैसे मैं TCS को बाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए मैंने TCS टाइप किया, यहाँ पे TCS आ गया। सीरीज EQ, क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं 100 शेयर्स में ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो अभी ये प्राइस चल रहा है। पोजीशन क्या है, आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाई करना चाहता हूँ तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल कैलकुलेट कर दिया। तो देख रहे हैं आप बहुत इजीली ऊपर निकल करके आ रहा है कि आपकी ट्रेड वैल्यू, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 2628 रुपये चल रहा है, तो ट्रेड वैल्यू क्या हो गई, 2,62,800 रुपये आ गई। वेयर मार्जिन कितना आ गया, 19,710 रुपये आ गया। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कितना आ गया, 13,140 आ गया। और यहाँ पे टोटल मार्जिन जो है वो 32,850 रुपये कैलकुलेट होकर के आ गया। तो इस तरह से ये जो मार्जिन कैलकुलेट करके यहाँ पर आ रहा है, ये मार्जिन आपको अप फ्रंट आपको एज एन एडवांस मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। तो बात बिल्कुल क्लियर है। एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर कैपिटल मार्केट सेगमेंट है जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। कैश मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का सेटलमेंट होता है, यानी कि बायर शेयर्स की डिलीवरी के अगेंस्ट पेमेंट करेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट आप लूज नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो अगेन जब आप फ्यूचर्स मार्केट आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में बार बार बता रहा हूँ।